कामरान शाहिद हेर, ये बताइएगा कि अब न्यूट्रल एवेन्यू के ऊपर जाके ये मुज़ाकरात होने पाकिस्तान हिंदुस्तान के, क्या 2 से 3 शराइत पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त, जबकि पाकिस्तान इज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? देखिए, ये स्ट्रेंथ भी अल्लाह ताला ने हमें अता की, तो जो वेन्यू है वो भी कलेक्टिवली फिर डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने इतनी अपनी पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स गिनी हैं वो तो अभी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन अगर हमने आइंदा एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में रहना है तो इसका मतलब ये है कि हमें अमन और सुकून से रहना होगा और मजीद हम लड़ाई नहीं कर सकते। आज हमने इनको साबित कर दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी बात है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात होनी चाहिए कि जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो इन्होंने यूनिलैटरली उसको सस्पेंड किया था उसको रीडीम करें, खुद ही जो है उसको खत्म करें, और फिर जो टेररिज्म जो इन्होंने फैलाया हुआ है, जो बाकायदा ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू किया हुआ है, उसको खत्म करें। तो अभी कश्मीर, पानी, ये सारी। नासिर जजुआ साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो मेरे जहन में हमेशा आती है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई टेररिज्म का वाकया होता है, हिंदुस्तान उसको एज अ प्रीटेक्स्ट यूज करता है टू लॉन्च मिसाइल, सर्जिकल स्ट्राइक्स और लिमिटेड वॉरफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आपको लगता नहीं कि इस बात को भी तय होना चाहिए कि आइंदा भले खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, हिंदुस्तान में 1000 वाकयात भी हों टेररिज्म के, जब तक हिंदुस्तान ये साबित ना कर सके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी थर्ड पार्टी के सामने कि इसमें पाकिस्तान या कोई और कंट्री इन्वॉल्व है, उसको ये राइट एक्सरसाइज करने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए अंडर द न्यू एग्रीमेंट जिसमें वो जाके वॉर शुरू कर देता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैंने पिछली अपनी गुफ्तगू में भी यही कहा है कि ये जो चीज को जो न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे थे ना, कि फेलियर अपना है तो हमारे से उसकी कीमत लेना चाह रहे थे, अब ये सिलसिला खत्म हो गया। हमने न्यू नॉर्मल ये जो बनाना चाह रहे थे हमने उसको भी दफन कर दिया, और ऑब्वियसली जब गुफ्तगू होगी और अभी ये इसमें से, इस क्राइसिस में से ये सबक सीख जाएंगे कि आइंदा ऐसे नहीं करना, आइंदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोरियोग्राफ नहीं करने, क्योंकि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू देम। और ये बहुत एक ऐसा वक्त है जिसमें बहुत सारे लेसन उनको मिल चुके हैं। नासिर साहब, आप बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ जनरल, बीइंग अ कोर कमांडर रहे, आप सदर कमांड बड़े अहम उस पर रहे, आपके ख्याल में आप एज अ सोल्जर मुझे अपना सेंटिमेंट बताइए कि हिंदुस्तान की फौज के साथ जो हुआ है पिछले 3 दिनों में, राफेल के गिरने से लेकर ड्रोन्स के न्यूट्रलाइज होने से लेकर जो एक्सेप्शनल मिसाइल स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान ने चुन चुन के हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लेसेस के ऊपर, तो अगर आप हिंदुस्तान के या आप लूजिंग साइड पे हों एज अ सोल्जर, एज अ जनरल, आपका क्या इस वक्त मोराल होता है और अपने प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक आपका क्या ओपिनियन होता है जिसने आपको इस वॉर में एंगेज किया, इन दैट केस मोदी? कामरान शाहिद साहब, ऐसे ना करें, मेरे से आप क्या सवाल कर रहे हैं? मेरा मतलब है मैं इस वक्त, कामरान शाहिद साहब, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी पाक अवाम को अपने कंधों पे उठाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस साइड का मोराल क्या होगा? आप भी सोल्जर है ना, वो भी सोल्जर है, उनका क्या मोराल होगा? बयान करूँ ना, जी, मेरा मतलब है मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी आर्म फोर्सेस को अपने कंधों पे उठाऊं। नो डाउट जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मुबारक दिन है। जस्ट इसको आप देखिए, मैं कहूँगा इट इज अवर राइजिंग डे। हम अपना डिफेंस डे मनाते हैं ना जनाब, तो इसको हमें मनाना चाहिए एज अ राइजिंग डे। तो अब मैं ऑपोजिट जाके तो मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी साहब हैज सेड ऑन हिज ओन वॉमिट कि वो धूल चटाना चाह रहे थे, तो उनकी मिलिट्री तो धूल नहीं चटा सकी। तो मिलिट्री
पॉलिटिकल लीडरशिप को कह रही होगी कि आपने इस तरीके से चीजों में हमें झोंका है, और यही कि पॉइंट हम वो अचीव ही नहीं कर सके। यानी कि पॉलिटिकल पर्पस धूल चटाने वाला जो आपने हमें रखा, हम उसके कैपेबल नहीं थे। और फिर जो मिस कैलकुलेशन उनसे हुई है, आई एम श्योर कि ये बहुत उनके लिए निदामत का वक्त है, और वो पता नहीं अपनी आवाम को कैसे फेस करेंगे। और इसके बाद जो मोदी साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होगा, आने वाले दिनों में इंडिया की जो रेलेवेंस है उसमें कितना बड़ा डेंट पड़ेगा, और पाकिस्तान पड़ चुका है। हाँ जी, जो आने वाले दिनों में मेरा मतलब जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो हमने अपनी री-एस्टैब्लिश की है उससे हम पे बहुत अच्छे। जनरल साहब, आपके ख्याल में इंडिया की जो बिड है टू हेजमोनाइज द एरिया बाय आउटस्मार्टिंग इन चाइना, ये जो वॉर पाकिस्तान ने इंडिया को हराई है, इससे उसमें भी तो बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा ना, उनकी जो उड़ान थी अगेंस्ट चाइना पे। ये बिल्कुल ये असल में हम उनको एक आंख नहीं पाते थे, तो अभी उनको हमारे पास जब देखना पड़ेगा हमारी तरफ, तो ये आंखों में उनके भी हया होगी, हिजाब होगा कि भाई हम हैं कौन, किसके साथ बात कर रहे हो, और ये सारी चीजें बराबरी पे होंगी। और फिर खिते में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना का जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी परवान चढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत गहरे असरात होंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, और बड़ी खुशी का दिन है, और आपके साथ हमारा साथ था पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब ये सारा शुरू हुआ। यू वर देन ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। और आज जो हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, मैं एक दफ़ा फिर लोगों को बता दूं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह है कि हिंदुस्तान गया अमेरिका के पास, और अमेरिका जो उनका बड़ा क्लोज अलाई है, जो इससे पहले न्यूट्रल था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, और एक तरह से वो एंजॉय कर रहा था सिचुएशन को कि चलो ठीक है जी, पाकिस्तान को फैटी पड़ी पड़ती रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था, क्रिकेट की टीमें खिलाने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान से बात करने का मतलब ये है कि हमने टेररिज्म को सब्सटेंशिएट कर दिया या जस्टिफाई कर दिया। आज वो पहलगाम के इंसिडेंट पे पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने के बाद, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खुर्दा होने के बाद मुज़ाकरात पर आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद हैं, दफाई तजिया निगार, और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, ये S-400 सिस्टम जो है ना, ये बहुत बड़ा कारनामा किया पाकिस्तान के जवानों ने कि इसको उड़ा दिया जाके। मुझे ये बताइए कि ये S-400 टाइप सिस्टम जो है, क्या पाकिस्तान को इस वॉर से ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि हमारे पास भी एक ऐसा सिस्टम नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम एयर डिफेंस होना चाहिए कि ताकि हिंदुस्तान का ड्रोन या मिसाइल हमारे बॉर्डर तक में भी ना आ सके, कि अंदर भी ना आ सके? आमिर साहब जी, कामरान शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारक देता हूँ जनाब, खैर और कौम को मुबारक देता हूँ कि हमने एक जो मार्का मारा और हिंदुस्तान को फिर इस पीस टेबल पे आना पड़ा। कल ही आपसे बात हो रही थी और कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की, और आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें आपको ये कहा था कि हम जब टेबल पे बैठें तो वी शुड ऑलवेज बी सिटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट का हम जिक्र बाद में करेंगे ज़रूर, लेकिन ये कि पहले जो आपने सवाल पूछा है कि S-400 वाला, देखिए S-400 आप समझ लें कि एयर डिफेंस का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी था इंडियंस का, ठीक है, और जिस तरह राफेल इनका एयर कॉम्बैट के लिए या एयर बैटल के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैकबोन था, उसी तरह ये S-400 था। और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं बहुत दुनिया के पोर्टेंट और सबसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, और इन पे ये कॉम्बैट जिसे कहते हैं हार्डन्ड किस्म के ये सिस्टम हैं जो कि कॉम्बैट में आजमाए जा चुके हैं। और ये S-400 रशियन का अभी भी सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे कहते हैं, और रशिया इस मामले में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है। तो ये जो सिस्टम है कामरान, इसकी जो रेंजेस हैं वो आप कह लें कि 30 किलोमीटर से लेकर 450-500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और डिफरेंट मिसाइल्स इसमें लगते हैं जो डिफरेंट रेंजेस पे आपके टारगेट्स को एंगेज करते हैं। ये जहाज़ों के अलावा क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के तमाम टारगेट्स को एंगेज कर सकता है बड़े इफेक्टिवली।
इसके रडार भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ है वो तो भी सर बड़े ये हमने potent किस तरह missiles स्ट्राइक हैं। डाउन कर तो दिया ये इसको? ये तो इसकी मेरिकल एक हो गया summary थोड़ा, ये है। तो बताइए ना कैसे किया होगा, मतलब स्ट्रेटेजिकली कैसे किया होगा, लॉजिस्टिकली? जी देखें, ये मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करती हैं, और जिस लेवल की ट्रेनिंग हमने राफेल के अगेंस्ट की, बड़ी रियलिस्टिक ट्रेनिंग, और हमें वो एरियाज़ पता थे जहाँ से राफेल को डॉज किया जा सकता था या अपनी रेंजेस को एक्सटेंड किया जा सकता था राफेल के मुकाबले में, थ्रू बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम्स, बेटर ट्रेनिंग, और इंक्लूडिंग ये एवेक्स और जो नेटवर्क सेंट्रिसिटी की मैं आपसे अक्सर बातें करता रहा हूँ पहले भी, वो मजबूत थी हमारी। राफेल को जो इस्तेमाल किया गया वो स्टैंड अलोन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, और मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ कि इनके पास रशियन सिस्टम्स तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन S-400 की भी वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था जो मेरा ख्याल में इनको तो करवाना हमारे चाहिए था। जहाज अपने जो into the गया systems उसने of जाके systems। इनका सिस्टम को फिजिकली उड़ाया, वहां पे अपनी हदूद में रह के उड़ाया होगा या इंडिया क्रॉस करके गए होंगे? आदमपुर जो जगह है जहां जिसको जमीन बोस कर दिया, जहां ये लगा जी, हुआ था। आदमपुर पे अगर आप देखा जाए तो जितनी इस मिसाइल की रेंज है 250 टू 300 किलोमीटर, CM-400 जिसे कहते हैं, ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इसकी प्रोफाइल देख चुका हूँ, मैं इसकी ट्रायल्स देख चुका हूँ, और ये शिप के अगेंस्ट ट्रायल्स जो थे बहुत इफेक्टिव रहे थे। ये मतलब आप अल्लाह अकबर का नारा मारना चाहिए जब आप अगर इसके ट्रायल देखें, ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये इसके मिसाइल, दूसरा ये है कि ये मिसाइल स्टेल्थी भी है, और इस मिसाइल की प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिसमें वो डिटेक्शन बाय द रडार थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उस क्लटर्ड एयर स्पेस में या तो इन S-400 ने मिस किया इसको, या उस वक्त कोई और जैमिंग वगैरह एलिमेंट भी हो रहा था जिसकी वजह से S-400 की वो रेंजेस नहीं हुई। सर आप मेरे और साथ ही तीसरी रहिएगा। चीज़ ये है कि मिसाइल इटसेल्फ इज़ वेरी स्टेबल। आप मेरे साथ ही रहिएगा। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए आपको लगता नहीं कि सबसे बड़ा इस वक्त जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, जो ऑब्वियसली S-400 जैसा ना हो, वो तो हमने उड़ा के रख दिया, उससे बहुत हाई क्वालिफाइड, ताकि इंडिया मिसाइल या नेक्स्ट टाइम कोई भेज ही ना सके ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान में। जी कामरान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फ्यूचर जंगें हैं वो एयरफोर्स ने लड़नी है, टेक्नोलॉजी ने लड़नी है, और मेरा ख्याल है कि इस पे जारी बात है कि बड़े पैमाने पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो दफा है वो मजबूत है, लेकिन हर दौर में आपको पता है कि एक आपको सुपीरियरिटी मेंटेन करनी पड़ती है अगेंस्ट दी एडवर्सरी। इंडिया को ये है कि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को देख के करता है, हमारा क्योंकि अप्रोच सिर्फ चाइना इंडिया के हवाले से है। सो हमने डिस्पाइट द फैक्ट, आप देखें कि उनको राफेल का बड़ा नशा था कामरान साहब, आप देखें कि पहले एक घंटे आधे घंटे के अंदर ही राफेल 3 गिर गए, तो वो सारे का सारा उसके बाद वो अपने जहाज नहीं उड़ा सके। तो कल जब पाकिस्तान ने दोबारा जो उनके ये S-400 को हिट किया, और आप अगर उनकी अभी थोड़ी देर पहले उनकी इंडियन फौज की प्रेस ब्रीफिंग देखें, वो कुछ भी नहीं मानते, वो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल के वो चले गए। उन्होंने प्रेस से कोई सवाल नहीं लिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम प्रेस उन्होंने अभी लिया, और वो कंप्लीट झूठ बोल के चले गए। मैं समझता हूँ मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जॉइंट करने पड़ेंगे, जेवीज करने पड़ेंगे चाइना के साथ, टर्की के साथ, दुनिया की बड़ी अफवाज के साथ, एंड अबव ऑल कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो जंगे हैं बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, ताकि हम अच्छे मैथमेटिशियन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आईटी, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो आया अपने घुटनों पे या सीज फायर तक पहुंचा, वो किस तरह हुआ। आज इंडिया के एक्सटर्नल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो सिंदूर वाली जो पूरी कंपेन है, ऑपरेशन, उनकी 2 खवातीन जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ दोबारा आज प्रेस टॉक की, और उन्होंने बताया, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने उनके रडार्स को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके फियर को चीरते हुए जो मिसाइल लॉन्च किए हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। मैं आपको बारी बारी सुनवाता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय विंग कमांडर मेका सिंह का बयान है कि इंडियन एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, जरा वो सुनवा देते हैं। ये तो हिंदुस्तान खुद एक्नॉलेज कर रहा है ना कि इनका डिफेंस सिस्टम मफलूज हुआ, तबाह हुआ, तभी पाकिस्तानी मिसाइल वहां पहुंचे। उसके बाद भारतीय फौज की तर्जमान कर्नल सोफिया कुरैशी, वो इस लेवल तक आ चुकी थी कि वो इंडिया जो पाकिस्तान से अमन में बात करने को तैयार नहीं। अब इन द मिड ऑफ जंग जब ये कह रहा है कि भारत जंग नहीं चाहता, बशर्ते पाकिस्तान भी ना चाहे, सुनने जरा उन्होंने क्या कहा।
उनके सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार, और ये वो बंदा है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एंटी कश्मीर और प्रो वहाँ पे जो टेररिज्म स्टेट रिलेटेड हो रहा है उसमें आगे उसके साथ क्या हुआ आज पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का, जिसकी वजह से हिंदुस्तान घुटनों के बल आया। दिखा दें, अगर ये राजकुमार थापा का हम दिखा सके जो मीटिंग्स में बैठा हुआ है, और उसकी ऑब्वियसली ब्लड बॉडी जो है वो हमने दिखाई है कि जिससे पता चले आपको कि पाकिस्तान कहाँ तक घुसा है, पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के खिलाफ कहाँ तक घुसा है। इस जो पाकिस्तान ने आज किया, जो मिसाइल लॉन्च किए, ये आप देख सकते हैं इनकी बॉडी है ऑब्वियसली, और ये मीटिंग्स में बैठे होते हैं। ये वो शख्सियत है जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार, जिनकी टोटल एंटी कश्मीरी अप्रोच रही है और प्रो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं कि अमेरिका जो है, जो कल तक अपने शान उचका रहा था और कह रहा था जनाब ये तो इनका आपस का मामला है, अब वो इंडिया की मदद के लिए सीज फायर के लिए जो आगे आए, जो हमने दिखाए मिसाइल लॉन्च हुए वो तो हमने दिखाई दिए आपको, जो वहाँ पड़े हैं, और उस पर जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन है, जो अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि भाई एयरबेस तो आप बचा नहीं सकते, तो जनता की क्या रक्षा करेंगे, ज़रा वो भी देख लें ताकि आपको पता चले कि ये जो इस वक्त सीज फायर तक पोजीशन आई है, ये वैसे नहीं आ गई, ये पाकिस्तान ने अर्न की है। तो जनाब सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि हिंदुस्तान के साथ ये डील करना पड़ेगा सीज फायर की टेबल के ऊपर, कि भाई बात ये है कि इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए, ना सिर्फ जो टेररिज्म इंडिया में होता है बल्कि जो टेररिज्म पाकिस्तान में भी होता है, उसका दोनों का एक मैकेनिज्म बनाया जाए जो एक इंटरनेशनल न्यूट्रल एंटिटी उसको देखे, ताकि इस तरह की वॉर के अंदर दोबारा कंट्रीज ना जाएं, इस तरह दोबारा हिंदुस्तान के राफेल ना गिरे, इस तरह दोबारा हिंदुस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके साथ वो जिल्लत मारी ना हो जो उनकी हुई, और इस तरह दोबारा इंडिया का एयरबेस सिस्टम और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान डीमोरलाइज ना हो और बिला वजह ये पूरा खित्ता न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर ना आए। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो अब एग्रीमेंट होने जा रहा है सीज फायर का, उसके अंदर ये एक मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो दर्जनों टेररिस्ट अटैक होते हैं एक साल के अंदर, उनमें से 90% इंडिया स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो हम तो कभी जाके मिसाइल लॉन्च नहीं करते इंडिया के ऊपर कि जनाब ये आपने जाफर एक्सप्रेस में हिंदुस्तान के हमें वो फुटप्रिंट्स मिले हैं, वो कुलभूषण यादव मुंह से चीख के कह रहा है वो इंडियन नेवी का वो आईडी कार्ड है उसके पास इंडिया की नेशनलिटी का, तो हमें तो कुलभूषण यादव के इशू के ऊपर ही जो है वो अटैक कर देना चाहिए था। फिर तो हिंदुस्तान को ये अपना ये सियासी शोखापन है, इसको कंट्रोल करने के लिए सीज फायर की टेबल के ऊपर ये एडमिट और कमिट करना पड़ेगा कि अगर टेररिज्म पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान समझता है इंडिया ने किया, पाकिस्तान को एविडेंस देना चाहिए। टेररिज्म अगर हिंदुस्तान के अंदर होता है तो हिंदुस्तान एविडेंस दे उस इंटरनेशनल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को, और उसके बाद इस पर बात की जाए, बजाय इसके कि कोई ये मजाक थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी को दिल में आता है कि मैं लेगेसी छोड़ के जाऊं कि वॉर कर लूं, अपनी फौजों को भी जलील कर रहा है, अपने लोगों को भी मरवा रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अपने मीडिया को भी जगहसाई हो रही है। तो इसमें से खैर का पहले तो ये निकला कि पाकिस्तान की फौज की हर 1.5-2 साल बाद जब मोदी जैसे लोग वहाँ बैठे होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, वॉर की बॉर्डर पे ट्रेनिंग हो जाती है, मिसाइल्स की ट्रेनिंग हो जाती है, जहाज़ों की ट्रेनिंग हो जाती है, वो पुर्जे जो डले हुए हैं हमारे जहाज़ों में उसकी वो सही चल रहा है, वो हमारी ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग में जो हिंदुस्तान को उड़ा देते हैं और वो सीज फायर पे आ जाते हैं। ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो मेरे जहन में है कि पाकिस्तान को अब अपना एयर डिफेंस जो है वो उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल के ऊपर इजराइल का है, जो उसने हमास और ईरान के सैकड़ों मिसाइल्स को डिफ्यूज़ किया। तो जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था आमिर साहब, दोबारा पूछने लगा हूँ आमिर मसूद साहब, कि उस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो है क्या पाकिस्तान डेवलप कर सकता है, या आप समझते हैं कि वो बहुत महंगा है, या वो मिल ही नहीं सकता हमें, या नहीं कर सकते, या खरीद नहीं सकते? कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। जी कामरान शाहिद, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में माना जाता है। ठीक है। और ये इसका अमली पहलू आपने ये भी देखा कि देखें एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो सिर्फ रडार्स नहीं होते, एयर डिफेंस सिस्टम में रडार भी होते हैं, मिसाइल्स भी होते हैं, जहाज़ भी होते हैं जो डिफेंस करते हैं, उसमें आपका एवेक्स भी आता है, उसमें आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि इन सब जितने भी ये चीज़ें हैं इन सब की नेटवर्किंग होती है, तो ये सब जब मिल के एक बड़ा पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम बनते हैं, ताकि जब मौका है तो इस तरह के जहाज़, जिस तरह 150-200 जहाज़ एक जगह पे थे, उनको एक अच्छे तरीके से इंगेज किया जाए। और इसमें AI टूल्स होते हैं जो आपके डिसीजन सपोर्ट टूल्स बनाते हैं, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कमांडर का, जो कि ग्राउंड पे एयर डिफेंस
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठा होता है या वो एवेक्स में होता है हवा में। और इन सेंटर्स को बड़ा पोटेंट होना होता है, इनकी रिडेंडेंसी होती है ताकि एक आधा ख़राब हो जाए तो दूसरा टेक ओवर कर ले, या अगर एक रडार ख़राब होता है तो उसके बैकअप पे होना चाहिए हमारे पास सिस्टम। और इसकी जो नेटवर्क्स होते हैं, जो केबल्स होती हैं और इस तरह की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वगैरह, इनको बहुत रेजिलिएंट होना होता है। ये सब चीज़ें मिलके एयर डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पोटेंट है। अपनी रीजनल पावर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वी हैव अ वेरी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें उस लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत है जो इजराइल के पास है, और उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्योंकि उनका एरिया बहुत कम है और उनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं भी और रहेंगे, मगर ये कि उसमें भी से भी प्रोजेक्टाइल्स चले जाते थे। हमने बहुत सारे यूएवीज़ मारे। यूएवीज़ को पिक करना और ये जो होते हैं ड्रोन्स, इनको पिक करना जो कि बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन के होते हैं, और फिर इनके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम को शो करता है। लेकिन आपका जो दूसरा पॉइंट है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि हमने ये जो डेटरेंस थी, ये जब इन्होंने पुलवामा किया तो तब भी पाक फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तानी अफवाज का जो एक जवाब था, बहुत मौसर जवाब था, और हम जिसे कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया उस वक़्त भी। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि मूडी जो है वो बिकॉज ऑफ द नैरेटिव वो इलेक्शन जीत गया। और जिसे मतलब आम ज़ुबान में ये कहना चाहिए कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के तमाम एलिमेंट्स को देखा जाए तो हमने एक बैटल तो जीत ली, लेकिन जो वॉर होती है वो मूडी ने अपने नाम की बिकॉज ऑफ फेक एंड फॉल्स नैरेटिव, और उसके बाद उसने इलेक्शन जीत लिए। अब ये हमें देखना है कि पुलवामा के बाद आज जो एक्शन होता है, इस दफ़ा जो हुआ, तो वो ज़्यादा फिरोसिटी के साथ आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा और टारगेट्स को इंगेज किया और अपनी फोर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जो रात को इन्होंने किया वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत काबिल मजम्मत भी थी और वहशियाना थी कि इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर बेसिस को हिट किया, 6 से 7 एयर बेसिस को, जिनको हम एक हाई वैल्यू टारगेट्स कहते हैं। यस, उसके जवाब में हमने जो किया वो बहुत ज़्यादा फिरोशियस था और मुंह तोड़ जवाब हमने दिया। हमने उनके बहुत ज़्यादा एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया, S-400 को मारा, राफेल्स को मारा, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और हमारी एयरफोर्स की बर्तरी को शो करता है, ठीक सर, मेरे साथ रहिएगा, प्रिपेयर्डनेस को शो करता है। बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा इस वक्त। सॉरी, मैं बस लास्ट पॉइंट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमने आर्म फोर्सेस के लिहाज से हमेशा वॉर जीती है, हमेशा बैटल जीती है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को देखें तो अभी हमें ये कहना ज़रा प्रीमेच्योर होगा कि विन विन सिचुएशन किसके लिए है, और कि मूडी का क्या वो माइंडसेट चेंज हुआ है कि वो कल को दोबारा से हमारे ऊपर जो है वो बिल्कुल जी, मैं ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। 2 साल बाद इलेक्शन आए, ये कमर साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये वॉर जब तारीख रिसेंटली भी लिखी जाएगी तो इसमें ये चर्चे होंगे। जैसे कि मैं भी बरतानिया का अखबार डेली टेलीग्राफ पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ कि पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए, राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तहज़ीक आमेज़ और खित्ते में गेम चेंजर है, पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान और परेशान कर दिया, पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक पिटा दी। ये अब लेगेसी है इस वॉर की, शानदार लेगेसी है। राइटर्स लिख रहा है, ग्लोबल मिलिट्रीज टू स्टडी इंडिया पाकिस्तान फाइटर जेट बैटल्स, द एरियल क्लैश इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी। और वो हैरान है कि किस तरह पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को जो है वो कम्बैट किया, गिरा दिया। और इसमें एक और चीज़ जो मैं बताऊं आपको, दे तो मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहा हूं, लेकिन बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। ये वॉर वॉज अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर, मुझे यहाँ से बैठ के पता है, शदीद धचका लगा है। उसने पहले फॉल्स प्रेमिसेस के ऊपर अपनी पूरी कौम को वॉर के लिए तैयार किया, उसके बाद जो वॉर में उसके साथ हुआ मैंने आपको बता ही दिया, सियासी धचका। कौम उनकी जब डिमोरलाइज हुई है तो वो अपने लीडर से खुश तो हो नहीं सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है कि जो कुछ डिफरेंसेस हमारे पॉलिटिकल कुछ सेक्शंस ने, मैं बड़े मोहतात गुफ्तगू करूँगा आज के मौके पे, मैं चीज़ों को पोलिटिसाइज करना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हिस्सों ने पॉलिटिकल साइड के जो गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान। तो हमने इस सारे बैटल के अंदर देखा कि फ़ौज के साथ अवाम खड़ी हुई है, जो शानदार मुजाहरा, सेक्रीफाइस फ्रंट पे लड़ी है पाकिस्तान की फ़ौज। जिस तरह सारी रात ISPR खुला रहा, वो DG ISPR ने जिस तरह फ्रंट पे जंग लड़ी है, उससे आप देखिए कि पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान बॉन्डिंग मज़ीद स्ट्रेंथन हुई है, गलत फहमियाँ कम हुई हैं। अभी सियालकोट में हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि लोग उमड़ आए बाहर पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, ये एक नेचुरल सेंटीमेंट है। आप देख रहे हैं
ये वो जवान है पाकिस्तान के जो इस उसमें अलर्ट थे कि अगर हिंदुस्तान सियालकोट या लाहौर बॉर्डर के ऊपर जो है वो खोल दे तो वो अपनी जानें देने के लिए तैयार थे, यहाँ पे टैंक्स के ज़रिए और वैसे भी। तो यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान की आवाम जो है किस तरह उन पे, तो मैं समझता हूँ कि इस वॉर की एक अच्छी लेगेसी ये भी है कि वो अनासिर जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, उनको बहुत बड़ी डिफीट हुई है। आज पाकिस्तान की मिलिट्री और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर अवाम में पजीराई के साथ, मोहब्बत के साथ उनके दिलों में मज़ीद राज कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ है, ये हम देख रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी हम दोबारा वॉर रूम से आपसे मुखातिब हों, लेकिन मैं आपको एक बात रेस्ट एश्योर कर दूं कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है, आइंदा भी कभी हिंदुस्तान ने सिचुएशन ये क्रिएट की तो हम यहाँ मौजूद होंगे और पाकिस्तान की फ़ौज बॉर्डर पे, मिसाइल्स पे, हवाओं में, आसमानों में, फ़िज़ाओं में आपके डिफेंस के लिए तैयार होगी।